अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फतीहा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उदास रहते हैं, तो क्या ज़्यादा उदास रहना भी डिप्रेशन होता है, या फिर अगर बात की जाए ज़्यादा झगड़े की या हमारे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, तो क्या ये भी टॉक्सिक ही कहलाता है? तो चलते हैं फतीहा के जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फतीहा, टॉक्सिक की डेफिनेशन क्या है? मतलब क्या मूड स्विंग हो रहा है या बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं तो क्या हम कहेंगे टॉक्सिक है? अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका मतलब आपको पता करना चाहिए कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, किस वजह से हो रहे हैं। आजकल बेसिकली जो झगड़े होते हैं वो फाइनेंशियल इशू की वजह से भी हो रहे हैं कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर उसने इस कलर का ड्रेस पहना तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छे कलर का ड्रेस लेना है, अगर उसके पास इतने जोड़े हैं तो मेरे पास ज़्यादा जोड़े हों। मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातों पर भी जो है ना वो झगड़े हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस बात से हो रहे हैं। फिर अगर टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक पर्सन वो है कि वो आपकी हर अच्छाई में भी आपकी बुराई देखता है, कि अगर आप अच्छे भी लग रहे हो फिर भी उसने कहना नहीं ये चीज तुम पे नहीं अच्छी लग रही, तुमने ऐसा क्यों किया, कि बात बात पे आपको टोकना और बिला वजह जो है वो झगड़ा स्टार्ट करना। ऐसे बंदों का हल क्या होता है? इलाज क्या किया जाए? 2 लगा दी जाए या कुछ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? 2 लगा देना तो कोई हल नहीं है, बिल्कुल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भैया आप में जो है वो इस तरह के मूड स्विंग्स के इशू हैं, एग्रेशन के इशू हैं, तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई तो नहीं है, इलाज करवाना जो है वो कोई गलत बात तो नहीं है। जहाँ हम अपनी फिजिकल हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं वहाँ हमारी मेंटल हेल्थ भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है वो अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो अच्छी बात है। हर वक्त उदास रहना डिप्रेशन की अलामत है? अच्छा, उदासी जो है वो कभी कभार किसी ना किसी को हो ही जाती है, लेकिन हर वक्त उदास रहना तो इसमें डिप्रेशन जो है वो बाकायदा उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको ये सिम्टम्स 6 माह से ज़्यादा हैं कि आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, होपलेस की फीलिंग्स हैं, आपका वेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तब आपको डिप्रेशन है। लेकिन उदासी वो तो कभी कभार सभी को हो जाती है, कभी 2 दिन भी कोई उदास रहता है फिर ठीक हो जाता है, कभी कुछ लम्हे भी उदास रहता है, कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, कि एक मूड स्विंग्स हैं। एक खुशी है, जिस तरह खुशी है वो सबको फील होती है, इस तरह उदासी भी सभी को फील होती है, तो एक नॉर्मल है। लेकिन डिप्रेशन जो है वो बाकायदा उसका एक क्राइटेरिया है। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं कि पता चले जी डिप्रेशन है? अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आपकी नींद अफेक्ट होती है, भूख जो है वो कुछ लोगों को बहुत कम लगती है, कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है, वेट कुछ लोगों का कम हो जाता है और कुछ का बढ़ भी जाता है, ये वैरी करता है। इसके अलावा आप फोकस नहीं कर पाते काम में, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अफेक्ट होती है, आप किसी एक डिसीजन पे जो है पहुँच नहीं पाते, आपको ये नहीं पता लगता कि आपने अभी ये काम करना है तो क्यों करना है, अगर आपने लैपटॉप खोला है तो क्यों खोला है, कुछ समझ नहीं आता, किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। अगर किसी का पसंदीदा कोई भी, जैसे क्रिकेट का प्लेयर है, उसका क्रिकेट जो है वो फेवरेट गेम थी, उसका फिर क्रिकेट खेलने को भी दिल नहीं करता, ये डिप्रेशन की वजह से है। अच्छा, अगर कोई डिसीजन नहीं कर पाता तो फिर क्या किया जाए? कैसे अपना फैसला करने की सलाहियत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपकी वीक है तो इट्स मीन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है और अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न को, अब ओवर थिंकिंग जो भी करता है तो उसमें ज़्यादातर आपकी नेगेटिव थाट्स आती हैं, तो आपने उन नेगेटिव थाट्स को जो है उनको जो है वो चेंज करना है। जब तक आप अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज नहीं करेंगे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बेहतर नहीं होगी। इसके लिए तो आप घर पे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर घर पे आपसे ट्राई नहीं हो रहा तो फिर जो है एक प्रोफेशनल हेल्प लें। नींद बेहतर कैसे हो सकती है अगर किसी को आती ही कम है तो फिर? अगर किसी को आती ही कम है तो डेफिनेटली उसमें यह है कि सबसे पहले तो एक अपना टाइम रखे कि आपने टाइम किस तरह रखना है कि डेली जो है वो 11 बजे सोना है तो 11 बजे ही सोना है। ये नहीं है कि वीकेंड्स पे आप 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देख रहे हैं, इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने एक टाइम सेट करना है कि 11 बजे सो रहा है और सुबह जो है अगर 9 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे ही उठना है। फिर आपने लेट भी नहीं करना, एक टाइम सेट करना है। फिर है मोबाइल फ़ोन जो है वो सोने से कम अज़ कम जो है वो 40 मिनट्स पहले बंद कर दें, क्योंकि ब्लू लाइट्स जितनी भी है ना ये आपकी नींद को अफेक्ट करती हैं। आपको 40 मिनट्स पहले? जी,
बंद करना है, क्योंकि ये ब्लू लाइट्स आपके जो है वो दिमाग को अफेक्ट करती हैं, आपके डोपामीन को जो है वो हाई करते हैं, जो आपके नींद के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, रात को सोते हुए ज़्यादा जो है वो चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है, और इसके अलावा वाटर इनटेक जो है वो मगरिब से पहले आप चाय पानी क्यों कम नहीं पीना? क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो चाय पी के कॉफ़ी पी के जो है वो नींद नहीं आती, और आपकी नींद को मजे की नींद आती है फतीहा। नहीं, मुझे नहीं आती। मैं किसी दिन अगर मैं वैसे बहुत कम चाय पीती हूँ, लेकिन अगर किसी दिन पी लूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा, वैसे हमारा ये क्यों कॉन्सेप्ट है कि चाय पी के नींद नहीं आती? क्योंकि मैं उसमें तो इधर से कप रखती हूँ और उधर से मैं बहुत मजे की नींद आती है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जिनके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि आपने जो है वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना है। उसमें निकोटीन है, और निकोटीन जो क्या है वो नींद के जो जितने भी हार्मोन्स है ना उनको ख़त्म कर देती है, मतलब हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देती है। एक्टिव ब्रेन होगा तो नींद आने में फिर टाइम लगता है। अगर आपने चाय कॉफ़ी पीनी ही है तो आफ्टरनून में पिएं, लेकिन इवनिंग में और नाइट में जो है इस चीज़ को स्किप कर दें। और वाटर इंटेक जो है वो मगरिब से पहले पहले अपना अच्छा रखें, मगरिब के बाद जो है वो सिर्फ खाने के साथ ही पिएं, क्योंकि आप ज़्यादा वॉशरूम जाएंगे फिर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, बार बार आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए के चक्कर में हम गुर्दे खराब कर लेंगे पानी नहीं, मगरिब से पहले पहले पिए ना, उसके बाद सिर्फ आप खाने के साथ पिए। ये तो हमारा मजहब भी कहता है कि आपने सिर्फ उसके बाद जो है वो खाने के साथ ही पीना है। डॉक्टर कहते हैं पानी ज्यादा पीना है, फतीहा तो कह रही है पानी कम पीना है, क्या करें हम? नहीं, आपने पानी पीना है, अपने 2 लीटर जो है वो पूरे दिन में आपने पूरा करना है। मगरिब 7-8 बजे तक होती है मगरिब। मगरिब तो 7 बजे हो रही है मगरिब, और 8:30 इशा हो जाती है। हाँ, तो उसके बाद एक बंदे ने 7 बजे पानी पिया है और वो खाना फिर 9 बजे तक अगर खा रहा है, 9 बजे नहीं, पानी ना पिए, 8 बजे तक आप खाना के हैं और 9 बजे तक आप जो है वो या 10 बजे तक अगर आप सो रहे हैं तो ठीक है। ये नहीं है कि उसी रूटीन में आप पानी जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे। मैं तो बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मैं 10 बजे या कभी कभी 9:30 नमाज के बाद सो जाती हूँ। क्यों? मुझे जल्दी सोने की आदत है, जल्दी सोना और जल्दी उठना है। फिर नमाज के लिए कैसे उठूंगी अगर नहीं जल्दी सोऊंगी? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मतलब हर टाइम ही उनकी शक्ल भी बता रही है कि कंफ्यूजन का शिकार है। क्या किया जाए? ऐसे लोगों क्या मसला है? उन्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मसला क्या कर उनके साथ? अच्छा, कुछ लोगों का जैसे कि हम कहते हैं ना कन्फ्यूजन, हमारा जो फेस है वो सोसाइटी का पासपोर्ट है, मतलब फेस से ही पता लगता है कि कोई पर्सन जो है वो खुश है या हैप्पी है या उदास है। इसीलिए सबसे पहले कोई अगर आप किसी मतलब डिप्रेस में हो तो सबसे पहले आपके फेस से पता लग जाता है कि क्या बात है, क्या हुआ है। और अगर आप किसी कन्फ्यूजन में तभी भी आपका फेस जो है वो आप बता देता है लोगों को हाँ कि हाँ ये पर्सन जो है वो कन्फ्यूज है। तो इसमें सबसे पहले उस पर्सन के कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है कि किस बात पे जो है वो कन्फ्यूज है। कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिस इवेंट या ट्रॉमा में जो है वो स्टक हो गया या उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से तो भी डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री लेने के बाद ही पता लगता है कि किस वजह से है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी कोई ट्रॉमा हुआ हो, मे बी जो है वो उसको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो या फिर कोई और इशू हो जिसकी वजह से उसका जो है फेस इस तरह का है। अच्छा फतीहा, आपने ट्रॉमा की बात की है, अगर बचपन में कोई ट्रॉमा फेस किया हो तो क्या सारी जिंदगी उसके असरात रहते हैं? अगर बचपन में कोई ट्रॉमा फेस किया हो, फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में ना अक्सर माँ बाप की जो है वो सेपरेशन हो जाती है, तो ये ट्रॉमा बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी पे इफेक्ट होता है। अगर बचपन में ही है, चाइल्डहुड में बच्चों ने जो है वो बुली देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप आपस में जो है वो लड़ते थे, झगड़ते थे, तो ये भी बच्चों की होल पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। किस तरह अफेक्ट करता है? इस तरह के बच्चे जो हैं बड़े होकर नार्सिसिस्टिक या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में या एंटी सोशल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी रह जाती है कि जिन माँ बाप की सेपरेशन होती है या जिन माँ बाप की बचपन में डेथ हो जाती है या जिन बच्चों को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अच्छा, ज़्यादा एहसास होना क्या कमज़ोरी है ये? अच्छा, एहसास होना एक हद तक तो ठीक है कि लाइक हाँ आप किसी का एहसास कर रहे हो, लेकिन किसी के मसले को अपनी ज़िंदगी का मसला बनाना वो गलत है। ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर एहसास होना, वो चीज़ गलत है। किसी का मसला है, आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का मसला बना लिया कि नहीं मुझे भी उसकी ये चीज़ हल करनी है, ये करना है, ये चीज़ गलत है। ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो किसी के मसले को, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हो, लोग तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं।
मतलब ऐसे पेशेंट भी हैं मेरे, मतलब एक दो थे, मतलब वो बहुत ज्यादा एहसासमंद थे कि अगर किसी का मसला चल रहा है, नहीं मैंने उसकी ये चीज सॉर्ट आउट करनी है, मैंने उसको ये करके देना है, कि अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन उनके लिए करना है, लेकिन उसका ये करना है, नहीं उसकी ये चीज भी हो जाए, उसकी ये चीज भी हो जाए, तब उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं दूसरों का करें लेकिन सबसे पहले अपनी जात का भी ख्याल रखें, अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखें। हर चीज जो है वो दुनिया में दोबारा मिल जाती है, लेकिन जहनी सेहत वो दोबारा नहीं मिलती, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा फतीहा, हम सोए हों लेकिन दिमाग हमारा चल रहा है, एक्टिव है, कभी कुछ सोच रहा है, ख्यालात आ रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि थकावट का जो है एहसास होता है कि अच्छा यार दिमाग थक सा गया, अब नींद आ जाए, सुकून वाली नींद आ जाए, तो ये कौन सी जो है कंडीशन होती है? अच्छा, ये भी जो है वो स्लीप का एक डिसऑर्डर है कि आप जो है वो सो गए हैं लेकिन दिमाग में मुसलसल सोचें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसमें ये होता है कि अक्सर पेशेंट भी इस बात की शिकायत करते हैं कि 8 घंटे की नींद ली है लेकिन सोने के बाद इस तरह लग रहा है कि ज्यादा थकावट हो गई है, कि जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। तो इस सूरत में उन्हें कहा जाता है कि अगर आपने उस दिन काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग की है या काफी स्ट्रेस लिया है, तब भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस सिचुएशन में यही कहा जाता है कि अपना आपने कैथारसिस करना है, या जो भी आपके थॉट्स हैं उनको राइट डाउन करें, ताकि आपको पता तो चले आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप किस बात पे सोच रहे हैं, आप किस बात पे जो है वो मतलब अटके हुए हैं या कन्फ्लिक्ट है या समझ नहीं आ रहा। तो उन्हें यही कहा जाता है कि सोचों को हमेशा लिखें। ये लूप बनती जाती है कि लूप क्या चेन बनती जा रही है, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिर ये चीजें ना OCD से जा मिलती हैं। अच्छा फतीहा, ऐसे होता है कि बच्चे सोए हुए हैं लेकिन मतलब गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन पिक्चर उनकी वही चल रही है कि शायद वो कहीं खेल रहे हैं या जिद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं करूंगा, मैंने यही काम करना, सारा दिन की एक्टिविटी बच्चों की। हाँ, अच्छा वो जहन में चल रही होती है। हाँ, सारा दिन की एक्टिविटी। बच्चे भी सोए हुए जाग रहे होते हैं, माइंड उनका भी एक्टिव होता है। नहीं, बच्चे जो हैं वो तो सो रहे हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो इट्स मीन आप जो है बच्चों का कि आप भी बच्चा उठ रहा है, बच्चा ये कर रहा है, तो इट्स मीन आप मेंटली तौर पे जो है एग्जॉस्ट होगी। इसको ब्रेन फॉग। बच्चा उठ के जो है मतलब गहरी नींद में सोया हुआ बच्चे की बात हो रही है, ये जैसे कोई खेल कूद कर रहा है और वही बातें जो है वो सोया हुआ भी रिपीट कर रहा है, तो ये भी कोई डिसऑर्डर है या स्लीप का डिसऑर्डर है कि जैसे नींद में बोलना या नींद में चलना, ये भी नींद की एक जो है बीमारी है। मतलब लोग नींद में वाकई में चलते भी हैं? चलते भी हैं, हाँ बिल्कुल, नींद में चलने की भी है। इसमें ये भी आता है कि अक्सर लोगों को नींद में डर भी लगता है, वो भी एक बीमारी है, और इसके अलावा बोलते भी हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं कि वैरी करते हैं कि किस सिचुएशन में और किस पैटर्न में होते हैं। अच्छा, बाजुकात ऐसे भी होता है ना कि अगर सोए में और अचानक से कुछ पता नहीं वसवसा सा आता है कि जैसे शायद कोई है, तो ये भी स्लीप डिसऑर्डर ही है। वसवसा सा कि ये बात ऐसे ना हो जाए, ये कोई गलत बात आती है, मतलब जैसे कोई पैरानॉर्मल पर्सनालिटी की अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे जहन पे कोई चीज सवार है ना कि कोई नहीं भी है पर नजर आ रहा है। हाँ, ऐसा, ये कौन सा डिसऑर्डर है? हाँ, कोई नहीं भी है फिर भी नजर आ रहा है। उसमें यह है कि समटाइम नींद में पर्सन को ना हेलुसिनेशंस हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे है, मतलब वही चीज बार बार आपके रिपीट हो रही है। तो ये भी स्लीप की एक है। स्लीप पैरालाइज भी हो जाते हैं समटाइम। अक्सर आपने देखा है कि किसी का कोई लग रहा है कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा, टांग नहीं उठा पा रहा, मेरी मफलूज हो गई है, तो ये स्लीप पैरालाइज के डिसऑर्डर्स भी हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फतीहा अशरफ हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस में पता नहीं क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं। अच्छा, कहते सब हैं लेकिन कर सब रहे होते हैं, क्या हम नहीं करते? अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं। डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। चलते हैं उनके जानिब और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में खसरा की जो वबा फैलती जा रही है और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं कि अमवात भी सामने आ रही हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अचानक से खसरा की वबा कैसे? देखिए, इसमें ना सबसे पहले मैं इस बात पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा वालिदैन की कि बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस सर्दियों में और अभी इस सीज़न में भी जिसमें बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे प्रॉपरली। मतलब आप कह रहे हैं वालिदैन ने उन्हें वैक्सीनेशन ही नहीं कराई। कुछ वालिदैन की लापरवाही थी कि वैक्सीनेशन का टाइम था लेकिन वो उनका गुजर गया, और कुछ ऐसे थे जो कि वैसे ही वैक्सीन के खिलाफ हैं तो उन्होंने उस बच्चों को वैक्सीन नहीं करवाई। सिर्फ तो ये वही बच्चे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई या वैक्सीनेशन वाले भी बच्चे? देखिए, बड़ी तादाद तो उन्हीं बच्चों की थी जिन्होंने की वैक्सीनेशन नहीं थी। यानी अगर 100 केसेस रिपोर्ट हुए हैं
तो आउट ऑफ 100 70% वही केसेस थे जो कि अनवैक्सीनेटेड थे। हाँ, 30% वो थे जिनको वैक्सीन लगी हुई थी या अभी उनकी वैक्सीन की एज ही नहीं आई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत आप कह लें कम उम्र में मीजल्स रिपोर्ट हो रहा है। दुनिया में आमतौर पे अज्यूम यही किया जाता है कि जो एंटीबॉडीज माँ से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में चली जाती हैं वो मीजल्स के अगेंस्ट 1 साल तक प्रोटेक्शन देती हैं और मीजल्स की वैक्सीन अक्सर दुनिया में 1 साल के बाद की जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि ये एक तो ये कि मेल नॉरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा वैक्सीनेशन स्टेटस माँ का खुद का भी नहीं पता, और ओवरऑल डाइट ना अच्छी होने की वजह से बच्चों की मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उनसे वफात भी ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी हम लोग उन मुल्कों में हैं जहाँ पर 9 महीने पे पहली वैक्सीन की डोज लग जाती है। इसके बावजूद कई बच्चे ऐसे रिपोर्ट हुए जो 9 महीने से भी कम उम्र थे। अब उनमें तो किसी का कसूर नहीं है, ना वालिदैन का कसूर है क्योंकि वैक्सीन का तो टाइम ही नहीं हुआ था, और ना ही मतलब आप कह लें किसी और का कसूर है, वो मतलब उनको ये डिजीज लग गई। वैक्सीन इतनी अहम और इतनी जरूरी है, कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये तो आए दिन पेशेंट्स को भी समझाते रहते हैं, मीडिया पे भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी कहते हैं, जब इंटरेक्शन होती है किसी के साथ तब भी समझाया जाता है कि देखिए वैक्सीन के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रूवन है। अगर आप 100 ईयर्स को देखें तो जो वैक्सीनेशन है उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंस्पिरेसी थ्योरीज सर्कुलेट करती हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, उनमें मेजॉरिटी में तो किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमने सुना है जी कि ऑटिज्म हो जाता है MMR की वैक्सीन से, या फिर ये है कि वैक्सीन जो हैं वो इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं, या बच्चे की एक नेचुरल होना चाहिए। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ अजम्पशन की बेस पे है। हम लोग अपने तय समझाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कई वालिदैन इस चीज़ को नहीं समझते और वो इसके अगेंस्ट है, और वो कहते हैं नहीं जी फलां प्रोफेसर ने तो ये बात की है, और वो अमेरिकन प्रोफेसर है या कोई वेस्ट का है। देखिए एक इंडिविजुअल राय होती है, उसके अपना एक्सपीरियंस है, वो एक चीज़ शेयर करता है, लेकिन उसको काउंटर चेक किया जाता है। आपकी पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे चल रही है कि आपके पास एक चीज़ का एविडेंस है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, नहीं है आप उसको छोड़ देते हैं। अभी तक का जितना एविडेंस है वो वैक्सीन के हक में जाता है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हुई है वहाँ पर बच्चे बेहतर रहे हैं, उनको डिजीजेस कम हुई हैं, वहाँ पर मोर्टेलिटी भी कम हुई है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है जो गवर्नमेंट जो हिफाजती टीकों का जो मरकज होता है वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो ठीक नहीं है, वो 2 नंबर लगते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैक्सीन जो है वो वहाँ पे सेम शायद प्रोवाइड की जाती है, और डॉक्टर ये कहते हैं कि ये हमने बाहर से इंपोर्ट की हुई है। तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कोई ये ना समझे कि मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव करके बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की जितनी वैक्सीन आती है जो उनको मेजॉरिटी WHO प्रोवाइड करती है वो बड़ी ही सही वैक्सीन है, और मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूँगा तमाम वालिदैन से कि यार वो अफोर्डेबिलिटी उनकी है या नहीं है। जो वैक्सीन्स आपको गवर्नमेंट लगाती है वो ऑथेंटिक है मेरे हिसाब से, और उन पर बड़ा अच्छा चेक होता है। इसका मैं खुद क्योंकि गवाह हूँ कि 2011 में जब ये एपिडेमिक आया था मीजल्स का, तो हमने एक कंपैरिजन किया था कि प्राइवेट के कितने फेलियर रेट हैं वैक्सीन के और गवर्नमेंट के, और वो तकरीबन बराबर थे। तो इसलिए इस चीज़ से मत घबराएं कि जी गवर्नमेंट की वैक्सीन है, गवर्नमेंट खुद तो नहीं आती, तो वैक्सीन पाकिस्तान से बाहर से ही है और WHO की करता है, और वही वैक्सीन आपको बहुत महंगे दामों प्राइवेट में डॉक्टर्स लगाते हैं। हाँ, वो वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट नहीं लगाती है और बच्चे के लिए ज़रूरी है, अभी EPI का स्केड्यूल का पार्ट नहीं है, उसमें वालिदैन अगर चाहते हैं तो वो प्राइवेट लगवा सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर उनके अफोर्डेबिलिटी में आता है तो ज़रूर लगवाएं, लेकिन जो वैक्सीन गवर्नमेंट लगा रही है उसको ही प्राइवेट से लगवाना मेरा नहीं ख्याल कोई अक्लमंदी की बात। अच्छा, मुझे एक कंसर्न बहुत रहता है, पोलियो के कतरे वाले जब आते हैं एक ही बोतल खोलते हैं हर बच्चे के मुंह में, उसी से ड्रॉप जो है जब तक वो बोतल खत्म नहीं होती, तो क्या ये चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए कि मतलब बिल्कुल पास से जो है वो ड्रॉप डाल रहे हैं, और ये चीज़ बच्चे वैरी भी तो करते हैं ना, कोई बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे कोई भी, मेरा ख्याल है कि कोई भी ना देख चेक एंड बैलेंस है कि क्या हो रहा है। देखिए ये जो पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम होता है, हालांकि इसको प्रॉपरली आप कह लें कि इक्विप किया जाता है, इसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपने गर्मी को डील करना है, सर्दी को डील करना है।
वैक्सीन को एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि लाइफ इटेनिएटेड है, यानी कि इसमें लाइव वायरस है। अगर वो एक्सपोज हो जाएगा सूरज को तो वो फिर उसकी एफिकेसी नहीं रहेगी। तो आपने का जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरा ख्याल है वो कह लें कि वो गवर्नमेंट के लोग भी सुन रहे होंगे और उनको चाहिए कि अपनी पोलियो की टीम को दोबारा से अच्छी तरीके से ट्रेन करे, क्योंकि जहाँ तक आपने कहा डोजेस की बात है, देखें एक जो वॉयल होती है उसमें मल्टीपल डोजेज होती हैं और जो मल्टीपल डोजेज होती हैं वो मलाई इसलिए जाती हैं कि वो कई बच्चों को दी जा सकती हैं। हाँ, तरीका बिल्कुल आप सही कह रही है कि आप मुंह के बिल्कुल करीब लेके जाते हैं, एक बच्चा उसको इन्फेक्शन है, क्या वो उसकी बॉटल इफेक्ट होकर दूसरे बच्चे को ट्रांसमिट कर देगी, एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगी। उसमें डेफिनेटली आपको एहतियात करनी चाहिए और करनी पड़ती है। और वो जो भी पोलियो की टीम अगर सुन रही है या उनके जो कंट्रोलर सुन रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी पोलियो की टीम को इस बात पे खास हदायत दें और ख़ास तौर पे ट्रेन करें कि अव्वल तो जो बीमार बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, अगर वो कोई करते भी हैं तो एहतियात से करें ताकि वो सोर्स ना बने, बल्कि एक ऐसा काम करें कि जिससे लोगों के बच्चों को फायदा हो। अच्छा, अगर किसी बच्चे को फ्लू है, फीवर है, तो उसको ड्रॉप उस टाइम नहीं दिए जाएंगे? देखिए, अगर एक फीवर, देखिए एक बात याद रखें, यहाँ से बात सुन लें कि जो भी आपकी वैक्सीन हैं ये कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। अगर कोई बच्चा बीमार है और आपको डाउट है तो आप उसको एक टाइम के लिए छोड़ सकते हैं और वो बाद में अपनी वैक्सीनेशन कर सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी का पेट खराब है, किसी, अब ये ना होना कि वालिदैन कई दफा बहाना भी बना देते हैं, बच्चा ठीक होता है और वो झूठ से बोल देते हैं जी इसका तो गला खराब है, इसका पेट खराब है, मकसद ये होता है कि वो वैक्सीन नहीं करवाना चाह रहे। अच्छा, बच्चे को जो पहले साल की वैक्सीन लगती है अगर वो डिले हो जाती है तो क्या बाद में भी लगवा सकते हैं कि बस माँ बाप को भी होता है ना कि टाइम गुजर गया, अब तो फायदा ही नहीं है? नहीं, देखिए उसमें कुछ वैक्सीन हैं जो कि अगर बहुत बड़ा बच्चा हो गया, लेट से बच्चा 5-6 साल का हो गया और बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड है, उसमें फिर आप कह लें कि कुछ वैक्सीन हैं इनका स्केड्यूल बना के वो लगाई जा सकती हैं, बिल्कुल लगवाई जा सकती हैं, किसी भी टाइम लगवाई जा सकती हैं। और मेरे पास जितने भी वालिदैन आते हैं किसी वजह से जो कि अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवा सके या उन्होंने पहले ये सोच दी कि नहीं लगवानी, उनकी डेफिनेटली ये वैक्सीनेशन का स्केड्यूल पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर उनको एक किसी पीडियाट्रिशियन से मिलना पड़ेगा जो कि उनका पूरा स्केड्यूल उनको बना के दे और फिर जो वैक्सीनेटर उसको फॉलो करे। अच्छा, पहले साल में बच्चे को किस किस चीज़ की जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाती है, वैक्सीन किया जाता है? देखिए, ज़्यादा तो जो है हमारी EPI के जो स्केड्यूल है उसमें आपकी DPT है, डिप्थीरिया है, पर्टसिस है, टेटनस है, न्यूमोकोकल है, यानी कि आपकी जो इन्फेक्शन होती है ब्रेन की उनकी, और निमोनिया की है, हिप की है जो कि आपके गले की इन्फेक्शन है, फिर पोलियो के लिए है, फिर उसके अलावा प्रेवेनार क्या कहते हैं दूसरी वैक्सीन ये है कि 1 साल 9 महीने पे मीजल्स लगती है, इंजेक्टेबल पोलियो लगती है और उसके अलावा टाइफाइड की भी वैक्सीन लगती है। तो ये टोटल मिला के 12 से 16 बीमारियां बन जाती हैं जिनको कवर किया जाता है पहले साल में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ से पैगाम भी देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जैसे हेपेटाइटिस A है, बहुत कॉमन है लेकिन उसकी वैक्सीन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। MMR नहीं लगती, MR लगती है जिसमें मम्प्स मिसिंग है। उसके अलावा चिकन पॉक्स यानी कि लाकड़ा काकड़ा जिसको कहते हैं उसकी भी वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं लगाती है। ये वो वैक्सीन है अगर गवर्नमेंट इसको EPI में शामिल कर ले तो ये वर्थ वाइल है मेरे हिसाब से। अगर मम्स किसी बच्चे को हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज किया जाए फिर अगर उसकी वैक्सीन है ही नहीं? ये वो है ना जो कन पेड़े। हाँ जी, बिल्कुल कन पेड़े। मम्स जो है बेसिकली देखें ये वायरल इलनेस है, ये है तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, लेकिन ये है कि इसका और जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव है, पैरासिटामोल वगैरह दी जाती है और जो भी उसका है लाइक अगर वो खाना पीना बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो उसके लिए फिर फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ये बड़ी तेजी से फैलती है और कई दफा माम साहब ने देखा स्कूल में एक आउटब्रेक आता है और वो फैल जाता है और बड़ी पेनफुल है। हमने तो बचपन में सफर भी की हुई है, इसलिए मैं तो हर जगह हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि जो MR वैक्सीन गवर्नमेंट लगाती है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए MMR से, मीजल्स मम्प्स रूबेला, तो आप एक ज्यादा अच्छा काम करेंगे और ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देंगे उसको। अच्छा, खसरे पे वापस आते हैं और इसकी अलामात जल्दी से आप बता दें कि अगर सिम्टम्स क्या जाहिर होती हैं जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि खसरा कब? देखिए नॉर्मली एक वायरल इलनेस है, ये स्टार्ट होती है खांसी, नज़ला, जुकाम, आंखें रेड हो जाना, बच्चे को बहुत तेज बुखार होता है इसमें और कुछ ही बुखार के तीसरे या चौथे दिन बच्चे को रैश डेवलप होता है यानी कि रेडनेस के साथ। ये नॉर्मली स्टार्ट होता है आपके फेस से या नेक से और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। जब ये रैश तकरीबन
पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, तो उसके बाद जब दूसरा तीसरा दिन होता है तो अक्सर फीवर रिकवरी में चला जाता है, यानी फीवर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ग्रेजुअली रैश भी वापस होना चला जाता है। और इसका टोटल टाइम पीरियड 7 से 10 दिन है। अगर रैश अपीयर होने के 3-4 दिन के बावजूद फीवर जो है वो परसिस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो बच्चा सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो गया या कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो उसमें तो डेफिनेटली आपके पीडियाट्रिशियन का एक रोल है कि उसको थॉरली एवेल्युएट करे और देखे कि क्या कॉम्प्लिकेशन है और फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। अच्छा, कहा जाता है ना कि ये रैश सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी होते हैं, कैसे ही है? हाँ, ये आपके गले में भी होते हैं, आपके माउथ में भी होते हैं। अच्छा, ये भी अगर देसी टोटकों की बात की जाए, एक डॉक्टर से देसी टोटके की बात करना वैसे है तो अजीब, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर बच्चे को लाल रंग के कपड़े पहना दिए जाएं तो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाता है। तो क्या लाल रंग का कोई है अंदर रोल वगैरह? देखें, ये सारी मिथ्स है, इसमें कोई हकीकत नहीं है सच। अब उससे देखें 70-80% खसरे ने तो टाइम के साथ रिकवर कर जाना है। इवन मेडिसिन भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती हैं। अब आप लाल कपड़े पहनाएं या पीले पहनाएं या नीले पहनाएं, 70% बच्चे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं उससे। तो प्रॉब्लम तो आता है आपके 20-30% बच्चों में जो कि कॉम्प्लिकेट होते हैं। उनको अगर आप लाल कपड़ों से ठीक कर सकते हैं तो फिर तो, और एविडेंस बेस आपके पास कोई डाटा है तो फिर तो हमें भी मानना पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस चीज में। अच्छा, सिर्फ ये छोटे बच्चों में ही प्रोमिनेंट होता है या कोई अडल्ट्स में को भी खसरे का मसला हो सकता है? देखिए, अभी मैंने रिसेंटली ना, अभी कोई 4-5 महीने पहले मेरे पास केस आया था जिसमें बच्चे के बेसिकली मामू को हुआ था खसरा। ही वॉज 23 और 24 और उससे बच्चे को हो गया। तो बड़ों को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्पेशली अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है या उनको बचपन में एक्सपोज नहीं हुआ। लेकिन मेजॉरिटी टाइम यही होता है क्योंकि खसरा इतनी इन्फेक्शियस डिजीज है, इतनी तेजी से फैलती है कि मेजॉरिटी जो 18-20 साल तक के लोग हैं वो खसरे को, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आप कह लें कि वैक्सीनेशन नहीं भी है तो उनका एक्सपोजर हो चुका होता है और वो फिर एक दफा एक्सपोजर हो जाए तो फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, अगर एक बार हो जाए तो बार बार होता है? कहा जाता है ना जिंदगी में एक दफा खसरा जरूर होता है, क्या वाकई में जरूर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि रैशेस के साथ आती हैं। फीवर होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स है, और कई दफा डॉक्टर भी उसे कंफ्यूज करते हैं मीजल्स के साथ, खसरे के साथ। वो असल में मीजल्स नहीं होती हैं, रुबेला, रूबियाला, फिफ्थ डिजीज है, इतने स्लैब चीज सिंड्रोम, ये सारे वायरसेस हैं और ये तकरीबन मिलते जुलते इनकी सिम्टम्स होते हैं कि गला खराब है, आंखों में पानी है, खांसी है और उसके बाद फीवर डेवलप करता है, रैश, और वो खसरा नहीं होता। तो लोग उसे कंफ्यूज ये करते हैं, वो समझते हैं मीजल्स है, हालांकि वो मीजल्स नहीं होता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई इस तरह की इलनेस हो तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराएं तो और वो इसको आइडेंटिफाई कर। इतना स्वेयर कैसे हो सकता है कि मौत की तरफ ही बच्चा चला जाए? देखें, जो आपका मीजल्स है, मैंने बताया वायरल इलनेस है, मेजोरिटी 70-80% में स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, यानी कि बॉडी उसको खुद से ही रिकवर कर जाती है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिर्फ विटामिन ए देनी है, हमें उसको पैरासीटामोल देनी है, हमें उसको फ्लूइड देने अगर वो खा पी नहीं रहा, या ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है सारे का सारा। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लाइक नमूनिया डेवलप कर लिया, लाइक इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन की इन्फेक्शन डेवलप कर लिया, ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान की इन्फेक्शन हो गई, या कोई भी बॉडी ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो वहां से जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो बच्चे को सीरियस कर देती है और अल्लाह माफ करे बच्चे को मौत के दाने पे ले जाती है। और मेजॉरिटी जो मोर्टेलिटी है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है, या सेकेंडरीली इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की जानने की कि आखिर बच्चों में खसरा की वबा जो है इतनी तेजी से क्यों फैलती जा रही है, हमने कहाँ पे एहतियात करनी है और कहाँ पे कौन से सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर हों तो फौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।